हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम NCERT की इंग्लिश की क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंसे डौडे। अल्फोंसे डौडे का जन्म 1840 में हुआ था और इनकी डेथ 1897 में हुई थी। तो आइए ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका देख लेते हैं। अल्फोंसे डौडे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डौडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870-1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। अब इस लाइन में सबसे ख़ास बात ये दी गई है कि यहाँ पर बैकग्राउंड बताया गया है कि ये चैप्टर जो है वो किस बैकग्राउंड पे बेस्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर की सेटिंग क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अब यहाँ पर जो फ्रेंको प्रशियन वॉर दिया है यही इसकी सेटिंग है, यही इसका बैकग्राउंड है। यहाँ फ्रेंको से तात्पर्य है फ्रांस और प्रशियन जो है वो जर्मनी को पहले कहा जाता था। आज जो जर्मनी है उसको पहले प्रशियन कहा जाता था। हो सकता है आपने ये नाम पहली बार सुना हो, आपने रशियन नाम तो सुना होगा लेकिन प्रशियन नाम जो है आपके लिए नया हो सकता है। लेकिन आप याद रखिए, प्रशियन जो था, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसमें, वो उसमें और भी कई हिस्से शामिल थे। आगे देखते हैं। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। अब ये जो वॉर हुआ था, फ्रेंको प्रशियन वॉर जो हुआ था, इस वॉर में फ्रांस को प्रशिया ने पराजित कर दिया था, हरा दिया था। और प्रशिया की तरफ से जो लीडरशिप हुई थी, जो नेतृत्व हुआ था, वो बिस्मार्क ने किया था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया उस समय 3 देशों से मिलकर बना हुआ था जिसको आज हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। यानी इसमें जर्मनी पूरा शामिल था, पोलैंड पूरा शामिल था और कुछ भाग ऑस्ट्रिया देश के भी शामिल थे। तो इस तरीके से मिलकर ये प्रशिया था, काफ़ी ताकतवर था और शायद तभी ये फ्रांस को पराजित करने में सफल भी रहा था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। अब इस कहानी में जो ये फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सास और लोरेन, ये प्रशियन कंट्रोल में आ गए थे। प्रशियन कंट्रोल में आ गए थे इन द सेंस कि प्रशियन ने जब पराजित किया तो ये अल्सास और लोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इनके कंट्रोल में आ गए, इनके आधिपत्य में आ गए। और ये याद रखिएगा कि अल्सास और लोरेन जो हैं, इसी पे बेस्ड पूरी ये स्टोरी है, क्योंकि ये वो ज़िले हैं जहाँ पर ये लास्ट लेसन जिस स्कूल के अंदर पढ़ाया गया था। आगे देखते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और ये पता लगाइए कि वॉर के बाद में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या फिर किसी भी देश का दूसरे हाथों में पराजित हो जाना, उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ के स्कूल पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब इन एक्सप्रेशंस को जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको इनके मीनिंग्स इंटरप्रेट करने हैं या उनको इन्फर करना है कि ये किस सेंस में यूज़ हुए हैं। इसको आपको देखना है और बीच में जब टेक्स्ट में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है हमारा वो आई से स्टार्ट हो रहा है। जब ऑथर किसी भी चैप्टर को आई से स्टार्ट करता है तब इसका साफ मतलब ये होता है कि इस चैप्टर को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसमें आई जो है वो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, यानी इस पूरी कहानी को जो नरेट किया है वो इसी आई के ही माध्यम से हुआ है, जिसका नाम है लिटिल फ्रांस। तो देखिए ये कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। जहाँ जहाँ भी टिपिकल वर्ड्स आएंगे मैं आपको उनके मीनिंग्स ही बताऊंगा, पूरा इसका ट्रांसलेशन भी समझाऊंगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस या टर्म्स या स्टेटमेंट्स हैं वो भी हाईलाइट करता चलूंगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। यानी मैं उस रोज़
स्कूल जाने के लिए काफ़ी देर से घर से निकला और मुझे डांटे जाने का डर बड़ा सता रहा था, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। अब ये डांटे जाने का डर क्यों सता रहा था, आगे इसका कारण भी लिखा गया है। क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर हमसे सवालात करेंगे। अब ये जो पार्टिसिपल्स यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं, ग्रामर आपने जब इंग्लिश की पढ़ी होगी तो ग्रामर में ये पार्टिसिपल्स एक टॉपिक आता है। तो उस टॉपिक को सुनने के लिए मिस्टर हैमल ने अपने स्टूडेंट्स को एक दिन पहले बोला था, और चूंकि इसके रूल्स उसको नहीं पता थे इसलिए वो स्कूल आने के लिए कतरा रहा था। आगे देखते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है कि पार्टिसिपल्स के बारे में अगर सच कहूं तो मुझे एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी एक पल के लिए मैंने कहीं दूर निकल जाने का विचार मन में बनाया। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और सिर्फ विचार दूर जाने का ही नहीं बनाया, मैंने ये भी सोचा कि बाहर जाके अपने दिन को खूब अच्छी तरह से स्पेंड किया जाए, कहीं घर से बाहर निकल कर। यानी घर से तो यही कह के निकला जाएगा कि स्कूल के लिए जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जैसा होता है बच्चों के साथ, वो कहीं और निकल जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस भी कुछ इसी तरीके की योजना बना रहा है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब ये सुबह का वर्णन कर रहा है कि बड़ी ही गुनगुनी सी सुबह है, रोशनी से नहाई हुई सुबह है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब आसपास के जो जंगल हैं, उन जंगलों के छोर पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब देखिए एक तरफ तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ उस जंगल के छोर पर सुनाई दे रही है, और दूसरी तरफ का नज़ारा देखिए जो उस लिटिल फ्रेंड्स को दिखाई दे रहा है आरा मशीन के ठीक पीछे। यहाँ पे जो वर्ड आया है सॉमिल, तो इसको हिंदी में आरा मशीन कहते हैं, जहाँ पे लकड़ियों वगैरह को काटा जाता है, चीरा जाता है। आरा मशीन के ठीक पीछे खुले मैदान में, ओपन फील्ड मीन्स खुले मैदान में, प्रशियन सैनिकों की ड्रिलिंग चल रही है। ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, यानी प्रशियन जो सैनिक हैं वो अपना अभ्यास कर रहे हैं उसी आरा मशीन के ठीक आसपास या पीछे खुले मैदान में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सारा का सारा नज़ारा जो था बड़ा मनमोहक था, यानी ये बड़ा ही लुभावना दृश्य था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, उन पार्टिसिपल्स के रूल्स की अपेक्षा। मतलब साफ है कि स्कूल में जाकर पार्टिसिपल्स को सीखना इतना मनमोहक नहीं था जितना कि इस खुले मैदान में उन प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना या जंगलों के छोर पर उन चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनना। आगे देखते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने स्वयं पर आत्मनियंत्रण किया, खुद पे काबू किया और स्कूल की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। यानी जो विचार हमारे अंदर आ रहे थे स्कूल बंक करने के, उन विचारों को मैंने खारिज कर दिया और अब मैं ये सोचकर कि चलो स्कूल ही चले जाते हैं, मैं स्कूल की तरफ चल दिया। चलिए आगे देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब देखिए टाउन हॉल जो एरिया होता है ये शहर के बीचों बीच का एरिया होता है, सिटी एरिया होता है। तो फ्रेंड्स कह रहा है जब मैं जंगलों से वापस टाउन हॉल एरिया की तरफ से गुजरा तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने भीड़ को जमा पाया। ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सूचनाएं जो होती हैं वो इन्हीं बुलेटिन बोर्ड पे या नोटिस बोर्ड पे ही चस्पा की जाती हैं। तो जाहिर है यहाँ पर कोई सूचना रही होगी जिसकी वजह से यहाँ भीड़ जमा है उस सूचना को पढ़ के। अब वो क्या सूचना है वो आगे पता चलता है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर। ये फ्रेंड्स जो है उस भीड़ को देखने के बाद मन ही मन अपने सोच रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो सारी इसी बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड के माध्यम से हम तक आई हैं। अब वो क्या क्या बुरी खबरें आई हैं? द लॉस्ट बैटल्स, यानी जितने भी युद्ध हम हारे हैं अब तक, हमारा मुल्क हारा है, फ्रांस हारा है, वो भी ये इसी बुलेटिन बोर्ड पर आई हैं। द ड्राफ्ट, जितने भी मसौदे हुए हैं, जितनी भी संधियाँ समझौते हुए हैं, वो खबरें भी हमें यहीं से मिली हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के अब तक जितने भी आदेश आए हैं वो सब भी इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही आए हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन ये विचार किया, मेरे मन में ये विचार आया, विदाउट स्टॉपिंग,
बिना रुके। What can be the matter now? कि आखिर अब क्या मामला हो सकता है, अब कौन सी वजह हो सकती है जो आज इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी बड़ी तादाद में भीड़ खड़ी हुई है। Then as I hurried by as fast as I could go, और फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, फिर मैं इतने तेज़ कदमों से वहाँ से चला जितने तेज़ कदमों से मैं चल सकता था। यानी पूरी ताकत लगा दी जल्दी से उस बुलेटिन बोर्ड के पास पहुँचने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर मामला है क्या। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। अब देखिए यहाँ पर उसी भीड़ के साथ में एक लोहार खड़ा है, एक चौकीदार खड़ा है, और ये अपने सहायक के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और जब ये पढ़ रहा था और इसकी निगाह हम पर पड़ती है तो मेरी तरफ देखते ही ये मुझे आवाज़ देते हुए बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी इतने तेज़ कदमों से मत चलो लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तो तुम्हारे पास अभी काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मुझे पहले तो ये लगा कि जैसे ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। पीछे से जो आवाज़ आई मैंने उसको सुना तो, लेकिन सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और मैं सीधे क्या किया, मैं मिस्टर हैमेल जो फ्रेंच टीचर हैं, उस स्कूल में पढ़ाते हैं जो अल्सास में पढ़ता है, उनके लिटिल गार्डन में मैं हाँफते हाँफते जल्दी से पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। प्रायः जब स्कूल लगना शुरू होता था तो इसके शोर शराबे को बाहर गलियों तक साफ साफ सुना जा सकता था। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है बसल, बसल का मतलब होता है शोर शराबा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी मेज़ों का खोला जाना और उनका बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, पाठ का एक स्वर में जोर जोर से पढ़ा जाना। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। इसके अलावा और क्या काम किया करते थे कि हम अपने हाथों को कानों पर रख लेते थे ताकि और भी बेहतर समझा जा सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और एक काम और होता था जो हमारे टीचर मिस्टर हैमल किया करते थे, वो अपने जो आयरन रूलर था उसको मेज़ पर बार बार मारते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज नज़ारा कुछ और ही है। आज माहौल एकदम अलग है। जैसा रोज़ हुआ करता था आज वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज तो चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, और ये जितनी भी दैनिक गतिविधियां मैंने अभी बताई, ये सारी ही गतिविधियां आज शांत हैं। इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यानी बिना किसी के नोटिस में आए अपनी सीट तक पहुंचने में मुझे ये जो शोर शराबा था, कमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, मुझे ये शोर शराबा बड़ी मदद किया करता था और इसी पर मैं निर्भर रहता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन बेशक उस दिन हर एक चीज़ ऐसे खामोश थी जैसे कि इतवार की सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। खिड़की से झांक कर मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मिस्टर हैमल क्या कर रहे थे? जब खिड़की से मैं झांक कर देख रहा था, बच्चों को सबको बैठा हुआ पाया मैंने, तो उसी समय मैंने मिस्टर हैमल को क्या करते देखा कि वो अपनी बगल में उस टेरिबल आयरन रूलर को, यानी जो भयानक आयरन रूलर था जिससे हम सब डरा करते थे, उसको बगल में दबाकर कुछ बड़े विचारशील भावों के साथ क्लास में इधर से उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे क्लास का डोर खोलकर सबके बीच से गुजरते हुए प्रवेश करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना झेंपा हूँगा और मैं कितना डरा हूँगा। तो बच्चों, ये जितनी भी कहानी आपने अभी तक पढ़ी, ये सारी जो है, इसमें नरेटर जो है वो वही बच्चा है, लिटिल फ्रेंड्स है, जो अपने टीचर मिस्टर हैमल का एक स्टूडेंट है। पढ़ाई से मन चुराता है, लेज़ी है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन किसी तरह आज वो अपने आप को समझा के यहाँ तक आया है। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली
यानी जो हमारे फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमेल, उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े ही दयालुता भरे भाव में बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जल्दी से जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अभी हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच फांदता हुआ अपनी सीट तक पहुंचा और वहां जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on this beautiful coat, his frilled shirt and the little black silk cap. जब मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैंने गौर किया कि मिस्टर हैमेल ने अपना खूबसूरत हरे रंग का कोट, झालरदार कमीज और उस पर छोटी काली रेशमीन टोपी जिस पर कढ़ाई की हुई है पहन रखी है। That he never wore except on inspection and prize days. और ख़ास बात तो ये है कि मिस्टर हैमेल जो हमारे फ्रेंच टीचर हैं, वो अपने इस परिधान को कुछ ख़ास दिनों पर ही पहना करते थे। या तो कभी कोई निरीक्षण होता था तब पहना करते थे, या कभी स्कूल में कोई पुरस्कार वितरण समारोह हुआ करता था तब पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सॉलेम, और इसके अलावा जो पूरे का पूरा स्कूल का माहौल था वो बड़ा ही अजीबो गरीब था, बड़ा ही विचित्र था और बड़ा ही गंभीर प्रतीत हो रहा था। सोलेम का मतलब होता है गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अचंभित कर रही थी, सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, वो ये थी कि क्लास की जो बैक बेंचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थी, वहाँ कुछ मुझे अजीब सा दिखाई दिया। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। अब वो अजीबो गरीब बात क्या थी उस क्लासरूम की, उस बैक बेंचेस वाली बात का क्या राज था? वहाँ गांव के कुछ संभ्रांत लोग बड़ी ही खामोशी से ठीक हमारी तरह ही बैठे हुए थे। अब यहाँ पर बात सोचने की ये है कि गांव के लोग क्लासरूम के अंदर आखिर क्या कर रहे हैं? भाई क्लासरूम तो बच्चों के लिए है, बच्चे बैठे भी हैं, लेकिन बैक बेंचेस पे गाँव के कुछ संभ्रांत लोग बैठे हैं। तो अभी आगे पता चलेगा कि उनके बैठने का क्या कारण है। अब ये जो लोग बैठे हैं इसमें कौन कौन है ये देखते हैं। ओल्ड हॉजर, यानी हॉजर जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। ओल्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं। विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, और ये अपनी तिकोनी हैट पहने हुए हैं जिसमें 3 कोने निकले हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, यानी गांव का पूर्व प्रधान भी बैठा हुआ है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी गांव का जो पूर्व पोस्ट मास्टर है या डाकपाल है वो बैठा हुआ है। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन संभ्रांत लोगों के अलावा गांव के अन्य कुछ खास लोग भी बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड। अब देखिए ये जितने भी लोग बैठे हैं ये खुशी से नहीं बैठे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं पश्चाताप है, कहीं ना कहीं पछतावा है। तो ये उसी पश्चाताप या पछतावे के खातिर यहाँ पर बैठे हैं और दुखी दिखाई दे रहे हैं। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ये जो यहाँ पे बुजुर्ग हाउजर की बात अभी हमने की, ये अपने साथ में एक पुरानी किताब लेकर आए हैं। ये जो प्राइमर वर्ड है ये यहाँ पर बुक के लिए यूज़ किया गया है। थम्ड एट द एजेस, और इस किताब के जो पन्ने हैं वो मुड़े हुए हैं, यानी इतनी पुरानी किताब है कि इसके पेज भी मुड़ चुके हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, और इसने इस किताब को खोलकर अपने घुटनों पर रखा हुआ है। विद इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पृष्ठों के ऊपर इसने अपना ऐनक डाला हुआ है। जिस वक्त मैं इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा था, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और बैठने के बाद उसी गंभीरता और उसी सौम्य स्वर जिसमें कि वो मुझसे अक्सर बोला करते थे, सेड, मुझसे बोले, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, आज जो पाठ मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ वो आज का अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी थी, उस समय प्रशियन की राजधानी रही होगी। तो ये जो प्रशियन की राजधानी थी बर्लिन, वहाँ से ये आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन इन दोनों ज़िलों में कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपका जो जर्मन टीचर है वो कल आकर स्कूल में आपको जर्मन पढ़ाना शुरू कर देगा।
यानी कल से फ्रेंच पढ़ाने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित नहीं रहूँगा। अब आपको नया टीचर आएगा और कल से वही आपको क्लासेस पढ़ाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और आज जो पार्ट आप पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं ये चाहता हूँ कि आप आज का लेक्चर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अटेंटिव होकर मुझे सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मिस्टर हैमेल के ये शब्द मुझ पर वज्रपात बनकर गिरे। ओ द रेचेस। द रेचेस कहते हैं बदनसीब लोगों को, बेचारे लोगों को। ओ बेचारे ये बदनसीब लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और शायद इसी कारण से ये टाउन हॉल पे जो नोटिस चस्पा किया गया था वो यही रहा होगा, जैसा कि मिस्टर हैमेल ने अभी बताया कि कल से यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी और ये जो अल्सास और लॉरेन हैं ये अब प्रशियन कंट्रोल में आ चुके हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई, आखिर क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही इसे लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे अब और कुछ नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, तो फिर मुझे यहीं रुकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अरे मुझे कितना अफसोस था कि मैंने अपने सबक को नहीं पढ़ा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब देखिए यहाँ पे सार शब्द जो है वो, इसका पूरा जो वर्ड है वो है सारलैंड। एक तरह से आप इसको एंटरटेनमेंट पार्क की तरह समझ लीजिए। तो वो कह रहा है मुझे अफसोस था कि पक्षियों के अंडों की तलाश में और सारलैंड में फिसलने वाले झूलों की खातिर मैंने अपने सबक को नहीं पढ़ा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, यानी मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक मेरे लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, सो हैवी टू कैरी, जिन्हें कैरी करना मेरे लिए बोझ के समान था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी पुस्तक संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मेरे उन पुराने दोस्तों के समान प्रतीत हो रही थीं जिन्हें मैं किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमेल टू, ठीक उसी तरह मैं मिस्टर हैमेल को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अब देखिए यहाँ पर एक आयरनी ये आई है कि जो बच्चा पढ़ाई से भागा करता था, मिस्टर हैमेल से नफरत किया करता था, आज वही बच्चा मिस्टर हैमेल के प्रति अपने मन में प्यार ले आया है और उसको वो सब किताबें अच्छी लग रही हैं जिन किताबों को वो अब तक बोझ समझा करता था। आगे देखिए, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जब से मुझे इस बात का पता चला कि वो हमसे दूर जा रहा है, यहाँ पे मिस्टर हैमेल की बात हो रही है कि वो हम सब को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, मैं अब उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, इस विचार ने मुझे उनके आयरन रूलर को, उनके सनकपन को, सब कुछ भुलाने के लिए मजबूर कर दिया। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा मिस्टर हैमेल, तो फिर ये संडे को पहने जाने वाले खूबसूरत लिबास को इस लास्ट लेसन को पढ़ाए जाने के सम्मान में पहना गया था। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मैं ये भी समझ गया था कि गांव के ये वरिष्ठ और संभ्रांत लोग इस कक्ष के पीछे जाकर क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही स्कूल से निकल जाने का मलाल था। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये हमारे गुरु मिस्टर हैमेल को उनकी 40 सालों की विश्वसनीय और वफादारी से भरी हुई सेवा के लिए धन्यवाद देने, उनका शुक्रिया अदा करने और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं रहा था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जिस वक्त मैं ये सब बातें सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। It was my turn to recite. अब सुनाने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मैं क्या कुछ नहीं दे सकता था अगर मैं पार्टिसिपल्स के
उस भयानक नियम को स्पष्ट रूप से और बिना एक भी गलती के कह पाता। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? मैं क्या कुछ नहीं दे सकता था अगर मैं पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को स्पष्ट रूप से और बिना एक भी गलती किए कह पाता। But I got mixed up on the first words and stood there. लेकिन मैं शुरुआती शब्दों में ही उलझ गया एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी मेज को पकड़कर वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं नजर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, मैंने मिस्टर हैमिल को कहते हुए सुना, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये बात कैसी है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज़ हमने अपने आप से क्या कहा है। वाओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो हमारे पास पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं अपना सबक कल पढ़ लूँगा या मैं अपना पाठ कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप ही देखिए आज हम कहाँ आकर खड़े हो गए। Oh, that is the great trouble with अल्सास, बस अल्सास के लोगों में यही एक सबसे बड़ी कमी है, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। She puts off learning till tomorrow, यहाँ के लोग यानी इस शहर के अल्सास के लोग अपनी पढ़ाई को, अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, अब उन लोगों को आपसे ये कहने का मौका मिल जाएगा, उनके पास ये अधिकार हो जाएगा, हाउ इज इट, ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रांसीसी होने का दम तो भरते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और बावजूद इसके तुम अपनी ही भाषा फ्रेंच भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी के पास अपने आप को दोषी ठहराने के लिए बहुत कुछ है। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills. उन्होंने थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए तुम्हें खेतों पर या मिल पर भेजकर काम कराने को वरीयता दी। So as to have a little more money, यानी उन्होंने थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए तुम्हें खेतों या मिल पर भेजकर काम कराने को पढ़ाई की अपेक्षा अधिक वरीयता दी। एंड आई, और मैंने क्या किया। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोषी ठहराया गया है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अक्सर तुम्हारे सबक पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में पानी लगाने को नहीं भेजा। यानी मैं भी कसूरवार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके माता पिता को कह रहा हूँ और मैं खुद को छोड़ दूँ। जिस तरह से उन्होंने लापरवाही की आपकी पढ़ाई के लिए, कहीं ना कहीं मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा मन मछली के शिकार के लिए चाहा तो क्या मैंने तुम्हारे स्कूल की छुट्टी नहीं कर दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक बात से दूसरी बात करते हुए मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा की ये कहते हुए बात करने लग गए कि फ्रेंच दुनिया की श्रेष्ठतम भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब देखिए ये यहाँ पर जो लाइन आई है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये लाइन पे क्वेश्चन भी आगे आया है। ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषाओं में से एक है। हम सबको मिलकर फ्रेंच लैंग्वेज की हिफाजत करनी होगी और इसे कभी भूलने नहीं देना होगा, क्योंकि जब किसी राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा पर अडिग रहता है तो ये ऐसा है मानो कि जैसे उसके पास जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर मिस्टर हैमिल ने व्याकरण की किताब खोली और हमें हमारा व्याकरण से संबंधित पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट।
और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था देखकर कि मैं कितने अच्छे तरीके से आज सब कुछ समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। मिस्टर हैमिल जो कुछ भी कहते मुझे बहुत बहुत आसान लगने लगता। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने इतने गौर से पहले कभी इन्हें सुना भी तो नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और मिस्टर हैमिल ने भी तो इतने अधिक धैर्य से हमें इससे पहले कभी कुछ समझाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था मानो कि बेचारा मिस्टर हैमिल हमसे बिछड़ने से पहले हमें वो सब कुछ दे देना चाहता था जो कुछ वो जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक ही झटके में वो सब कुछ हमारे भेजे में डाल देना चाहता था जो उसके पास था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। व्याकरण का पाठ पढ़ने के बाद हमने लेखन कौशल पर एक पाठ पढ़ा। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन मिस्टर हैमिल हम सब के लिए नई कॉपियां लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। और ये जो अक्षर थे जो कैपिटल लेटर्स में लिखे थे, ये बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो छोटे छोटे फ्रांस के झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और पूरे स्कूल के कमरे में इधर से उधर तैर रहे हों, फ्लोट कर रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और जो हमारी मेज़ों के ऊपर जो रॉड लगी है मानो उस पर लटके हुए प्रतीत हो रहे हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई काम करने के लिए तैयार है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और पूरी क्लासरूम के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, शांति है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। पूरी क्लासरूम से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ है पेपर पर पेन के घिसने की, उसके चलने की। यानी इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस है कि इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार तो ये ऐसा तक हुआ कि अंदर कुछ भंवरे घुस आए, लेकिन उन भंवरों की तरफ किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones. छोटी से छोटी चीज ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. जो मछली पकड़ने के लिए कांटों का पता लगाने में बहुत मेहनत किया करते थे, मानो वो भी फ्रांसीसी हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पर कबूतरों ने बहुत धीमी आवाज़ में गूंजना शुरू किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन ये विचार किया, ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या ये जो प्रशियन रूलर्स हैं या जर्मन शासक हैं, क्या ये कबूतरों से भी जर्मन भाषा में ही गूंजने के लिए कहेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब जब मैं अपना काम करने के दौरान नज़र उठाकर मिस्टर हैमिल की ओर देखता, तो मैं उन्हें कुर्सी पर बिना हिले डुले एक के बाद एक टकटकी लगाकर कमरे के हर कोने पर देखता हुआ पाता। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मानो कि वो अपने दिमाग में उस क्लासरूम की हर एक चीज़ को संजो लेना चाहते थे। फैंसी, कितनी सुखद कल्पना। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से मिस्टर हैमिल इस एक ही स्थान पर डटे हुए थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। और जिसकी खिड़की के बाहर एक बगीचा था और ठीक उसके सामने उसकी क्लास। Only the desk and benches had been worn smooth. इनमें सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही ऐसे थे जो चिकने हो गए थे बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और जो बगीचे में अखरोट के पेड़ लगे थे उनकी लंबाइयाँ बढ़ गई थी, वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। और वो जो होप वाइन का वृक्ष लगा था जिसको मिस्टर हैमिल ने खुद अपने हाथों से लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। उसकी लताएं खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच चुकी थीं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। ये सब कुछ छोड़कर जाने से उसका दिल कितना टूट गया होगा, बेचारा मिस्टर हैमिल। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे।
ऊपर कमरे में मिस्टर हैमेल की बहन इधर उधर टहलते हुए अपने ट्रंक पैक कर रही है, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन अपना मुल्क छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन मिस्टर हैमेल में इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि उसने हर सबक को आखिरी तक सुना। आफ्टर द राइटिंग, लेखन कौशल के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का भी एक सबक पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड दे बा बे बी बो बू, और छोटे छोटे बच्चे इन शब्दों को दोहरा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर had put on his spectacles and holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. उसी कमरे के पिछले हिस्से में ओल्ड हाउजर अपना ऐनक लगाए बैठे हैं, अपने दोनों हाथों में किताब को पकड़े हुए उन बच्चों के साथ ही किताब में लिखे अक्षरों को दोहरा रहे हैं। You could see that he too was crying. आप देख सकते हैं कि वो खुद भी रो रहा है। His voice trembled with emotion, और उसकी आवाज़ भावुक होकर कांप रही है। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और उसकी ये बात तो सुनकर बड़ी मज़ेदार लगी कि हम सब मिलकर हंसना और रोना चाहते हैं। Oh, how well I remember it, that last lesson. Oh, कितना अच्छे से मुझे याद हो गया ये लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ। All at once the church clock struck 12. अचानक से घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजिलस, और तभी चर्च में 12 बजे होने वाली प्रार्थना शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट, और ठीक उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और जो प्रशियंस सुबह के समय मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, जर्मन सेना के लोग, वो अब वहाँ से लौटते वक्त अपनी जीत का बिगुल बजा देते हैं, जिसकी आवाज़ खिड़कियों से साफ सुनी जा सकती थी। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, वेरी पेल, बहुत दुखी भाव में हैं। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और कुर्सी से जब वो खड़े हुए दुखी भाव में, तो इससे पहले उन्हें मैंने कभी भी इतना दुखी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। जब वो कुर्सी पर दुखी मन से खड़े हुए तो वो बोलते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, और ये कहते कहते उसका गला रुंध जाता है, वो अपनी बात जारी नहीं रख पाता। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर मिस्टर हैमेल ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना रुख करते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, विव ला फ्रांस। चौक का वो टुकड़ा उठाकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बड़े बड़े अक्षरों में उस श्याम पट पर, उस ब्लैक बोर्ड पर मिस्टर हैमेल लिख देते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो कुछ देर के लिए ठहरता है और अपना सर दीवार से टिका लेता है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना एक भी शब्द बोले अपने हाथ से हमारी ओर इशारा करता है, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने सीखा कि किस तरह से पूरे लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको समझा जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। थैंक यू सो मच।